अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि जब मैं वो सीन देखता हूँ जिसमें सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा और चंद और ख़वातीन जो गिरफ़्तार हैं, वो एक अदालत की तरफ जाती हैं, हाथ में प्लास्टिक की बोतलें पकड़ी हुई हैं, जेल का वो एक राहदारी है, वहाँ से वो गुज़र रही हैं, आगे पीछे पुलिस है, कुछ उनसे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि हमने क्या गलतियाँ की हैं पाकिस्तान में कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से मनाज़िर मेरे सामने घूम जाते हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ अदालत में पेश होते थे, तो क्या तमतराक होता था, अदालत थर-थर काँप रही होती थी, पूरी इंतज़ामिया काँप रही होती थी, पूरी पुलिस जो है, वो काँप रही होती थी। ऐसा लगता था कि पाँव की ठोकर से अदालत की सीढ़ियों पे खड़े होके जिस तरह के बयानात दिए जाते थे, ऐसा लगता था कि एक ठोकर से पूरे निज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है। वो चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ एलीट कैप्चर। उस सीन को देखें, अब के इस सीन को देखें, जहाँ पाकिस्तान के मिडल क्लास पढ़े-लिखे लोग जो हैं, उनको ये निज़ाम जो एलीट कंट्रोल जिसको कम से कम कोई कोई 50-100 ख़ानदान इस मुल्क के हैं, ताकतवर ख़ानदान जो गुज़िश्ता 70 बरस से जिनका इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है, वो पाकिस्तान के मतवसत तबके को, पढ़े-लिखे लोगों को, प्रोफ़ेशनल क्लासेस को किस एरोगेंस के साथ, किस ज़ुल्म के साथ, किस जबर के साथ जो है, वो ट्रीट कर रहा है और कहते हैं कि ये पहले भी होता रहा है। हकीकत ये है कि ये सिर्फ़ इनका एक एहसास-ए जुर्म है, इनकी एक स्ट्रैटेजी है। 1977-79 का 2 ढाई बरस का टाइम पीरियड है, जब पीपल्स पार्टी का तख्ता उलट के मार्शल लॉ लगा और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उसके बाद पाकिस्तान में कभी ऐसा दौर देखने में नहीं आया। उसमें भी जो क्रैकडाउन था, वो इतने बड़े वसीह पैमाने पे नहीं था, जैसा कि मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में एक्सप्लेन किया कि जब मार्शल लॉ लग गया और एक 3, 4, 5 माह की एक सियासी कशमकश और एक सियासी चपकलश और जो एक राइटिंग थी जिसमें 1000 आदमी मर गया था, उसके बाद चूँकि मार्शल लॉ लगा था, तो मार्शल लॉ को एक सेंस ऑफ रिलीफ से भी देखा गया और जैसे ही मार्शल लॉ लगा रियलाइजिंग दिस थिंग कि पॉलिटिकल ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, पीपल्स पार्टी की अक्सर जो लीडरशिप थी, उसमें मैं हाशमी साहब का भी जावेद हाशमी साहब का भी एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने बड़ा सही वाज़ेह किया कि जो 40 लोग मरकज़ी क़यादत के थे पीपल्स पार्टी के, उसमें से 38 जो थे, वो तो बहुत ही थोड़ी ही देर में उन्होंने जाके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ सुलह कर ली। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के सोर्सेज़ से मैंने ये सुना कि जब लोगों को मार्शल लॉ लग गया, तो लोगों ने रेजिस्टेंस की नहीं, तो चंद ही ऐसे लोग थे भुट्टो के जाले जिनको टारगेट किया मार्शल लॉ अथॉरिटीज़ ने। बहरहाल कहने का मतलब ये है, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का माशरा जो है, जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद वो बतदरीज एक बेहतरी की तरफ गया। कभी जन्नत नहीं बन गया, लेकिन उसमें बतदरीज एक बेहतरी का समा जो है, वो हमें नज़र आता था। ये हालात जो अब हम देख रहे हैं, ये हालात नहीं थे और जब ये लोग कहते हैं कि ये पहले भी होता रहा, कभी 90s की बात करते हैं, कभी कोई तस्वीर दिखा देते हैं, कभी 9/11 के बाद की बात करते हैं, कभी जनरल मुशर्रफ के ज़माने की बात करते हैं। जनरल मुशर्रफ का टाइम पीरियड तो बड़ा लीनिएंट टाइम पीरियड था, हमारी आँखों के सामने का देखा टाइम पीरियड है और फिर उसको कभी इमरान खान के साथ कंपेयर करते हैं। खुदा की कसम है कि ये सूरत-ए-हाल कभी नहीं थी पाकिस्तान में और जो चीज़ अब हम देख रहे हैं, ये एक मॉरल ऑर्डर का कोलैप्स है, ये एक रिप्रेशन है अनबिलीवेबल, ये एक रिग्रेशन है अनबिलीवेबल किस्म की और ये इनका एहसास-ए जुर्म है क्योंकि इन सब लोगों ने जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं और पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं, अंग्रेज़ी अखबारात के लोग हैं, इन सब ने अपना गंदा रोल प्ले किया है, पाकिस्तान को इस नहज पे लाने तक। इसलिए इनका एहसास-ए जुर्म और सेंस ऑफ गिल्ट है, जिसमें ये बार-बार कहते हैं कि ये पहले भी होता रहा था। मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद पड़ता है जब मैंने अपनी हाउस जॉब की जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, सर्जिकल इंटर्नशिप की मैंने सर्विसेज़ हॉस्पिटल के सर्जिकल 1 यूनिट के अंदर। तो मुझे याद है कि उसके बाद फिर मैंने मेडिकल इंटर्नशिप की मेडिकल यूनिट 3 में। तो एक बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का फ़र्क जो है मुझे पता चला। जब हम सर्जिकल यूनिट में थे, सर्जरी सुबह शुरू होती थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। सुबह 7 बजे सर्जरी जो है वो शुरू होती थी, 7 बजे से पहले जो सर्जिकल इंटर्नी है उसको पहुँचना होता था, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, मरीज़ों को लाना सब कुछ है। लेकिन सर्जिकल वार्ड के अंदर जो डॉक्टर्स थे और उनके और एक एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस थी। उस सेंस ऑफ हैप्पीनेस की वजह ये होती थी कि ठीक है, वहाँ ब्लड था, वहाँ बोन्स थी, वहाँ कटिंग थी, वहाँ ऐसे सीन होते थे सर्जिकल थिएटर के अंदर जो देखने में बड़े खौफनाक लगते हैं। लेकिन वहाँ एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए होती थी कि मरीज़ आते तो बड़ी तकलीफ की फीलिंग लेके आते थे। किसी को अपेंडिक्स का मसला था, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का हर्निया रप्चर हो रहा है, किसी को कोई और मसला है, किसी को एब्डोमेन के अंदर मतलब कोई ऐसा मसला है। लेकिन जब सर्जरी हो जाती थी, तो उनको रिलीफ मिलती थी। वो उनके साथ जो उनके जो केयर टेकर्स होते थे फैमिली के और जो डॉक्टर्स थे, उनमें एक सेंस ऑफ रिलीफ और सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था। तो सर्जिकल वार्ड में
جو بہت کام کرنا پڑتا تھا، اس میں ایک خوشی کی فیلنگ تھی، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی تھی. جب میں میڈیکل وارڈ میں نے کام کیا تو وہاں ہر وقت اداسی ہی اداسی ہوتی تھی. میڈیکل وارڈ کے پیشنٹ عمر میں بہت زیادہ ہوتے تھے، بیماریاں ان کی دل، ڈائبٹیز، برین ہیمریج، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی کمپلیکیشنز کے ساتھ وہاں آتے تھے. اور عموماً ان کی جو ساری کنڈیشنز ہوتی تھیں اس کا کوئی فوری طور پہ حل نہیں ہوتا تھا، بلکہ حل ہی نہیں ہوتا تھا. ان کو صرف آپ نے مینج کرنا ہوتا تھا. وہ آپ ان کو مینج کرتے تھے، وہ واپس چلے جاتے تھے. آپ کو بہت خوشی نہیں ہوتی تھی. کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں پہ آئے ہوتے تھے. کرونک النیسز ہوتی تھیں. وہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ دو سائڈز ہیں میڈیکل سائنس کی. ایک جہاں سرجیکل طریقے سے آپ چیزوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، دوسری وہ جہاں آپ کو صرف چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، اور جو ایک تکلیف اور ایک درد اور ایک پرابلم ہوتا ہے اسے آپ نے کسی حد تک اس کو آپ کم کرتے ہیں. اب جب میں پاکستان کی دنیا بھر کی پالیٹکس کو بھی آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے. پالیٹکس کے اندر کوئی ریڈی میڈ اور کوئی فائنل سولوشنز جو ہیں، کوئی ایسا سولوشن جو سرجیکل سولوشن جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہوتا. یہی پرنسپل پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک میں جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ پالیٹکس کا ڈیسائزو حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، بیکاز ملٹری مائنڈ کی تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ ریزلٹ چاہیے. جبکہ در حقیقت اگر آپ ہندوستان کی 70 برس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں کبھی کوئی سرجیکل حل نہیں نکلے. وہاں پالیٹکس سلگتی رہتی ہے، لیکن سلگتی پالیٹکس جو ہے اس نے کتنی پروگرس کی ہے وہ آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں. اب پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک شدید قسم کی مایوسی، ایک سیڈنس، ایک بڑا سہمے ہوئے لوگ ملتے ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں. ایک سینس آف پینک ہے. اور ایک اور بھی فیلنگ ہے کہ دے آر ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. دے آر ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں. اور اب پاکستان میں وہ تمام لوگ جن کے پاس ذرائع ہیں، کیپیسٹیز ہیں، جن کے پاس ایسے پاسپورٹ ہیں یا ان کو ویزے لگ سکتے ہیں یا ان کے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ وہ پاکستان سے برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایون دبئی، کہیں پر بھی جو اگر نکل سکتے ہیں وہ نکلنے کی وہاں سے کوشش کر رہے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور کوئی خبر نہیں ہے کسی کے پاس. بڑی انٹرسٹنگ، میں ابھی ایک آپ کو چیز دکھاتا ہوں. اس کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسکرین شیئرنگ یہاں پہ کر سکوں. دیٹ ول ہیلپ یو ایکسپلین کہ پاکستان میں کوئی اس وقت نئی خبر نہیں ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے. تو اس کے پیچھے یہ جو رجیم ہے، جس کو حکومت کہنا بھی غلط ہے، یہ جو اس وقت ڈکٹیٹوریل ٹیرینیکل رجیم ہے، اس کی کس قسم کی نئی حکمت عملی ہے جس نے یہ نئی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیدا کی. سو لیٹ می شیئر دا اسکرین اینڈ آئی کین شو یو اے لٹل بٹ. اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا. میں آپ کو جو چیز یہاں دکھانے لگا ہوں یہ اس کو آپ دیکھیں. یہ انٹرسیپٹ اسے کہتے ہیں، ایک پبلیکیشن ہے جو 2014 میں ایک آن لائن پبلیکیشن ہے جس کو امریکہ میں میرا خیال ہے کسی نے قائم کیا، کسی فلانتھروپسٹ نے. اس میں بڑے لوگ ہیں. اس کی یہ ایک سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ. یہ پہلے بھی ذکر اس کا ہو چکا ہے، 2 دن پہلے ہم نے بھی ویلاگس میں اس کا ذکر کیا، سب لوگ اس کا ذکر کر چکے ہیں. لیکن یہاں اس کی بڑی زبردست ڈیٹیلز ہیں. میں ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک دے دوں. ان سیکرٹ میٹنگ پاکستانی ملٹری ordered press to stop covering Imran Khan. News about Khan, a former prime minister at the center of a political crisis roaring past. اچھا، یہ جو سٹوری ہے نیچے جس کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں ڈیٹیلز انہوں نے یہ شیئر کی ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. Pakistani military invited the owners of the country's major media organization to Islamabad this week for a secret meeting to discuss coverage of the ongoing political and constitutional crisis. Pakistani journalists familiar with the gathering told The Intercept the invitation was not one that could be refused, and the message was equally direct: seize all coverage of former Prime Minister Imran Khan amid his ongoing clash with the military. اس کو لکھا ہے ریان گرن، میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. مرتضی حسین ہے، وقاص احمد کی لکھی ہوئی یہ سٹوری ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. یہ سٹوری جو ہے اس میں ایک چیز، اس میں کی پوائنٹس نوٹ کریں. یہاں جرنلسٹ کو، ایڈیٹرز کو، کورسپونڈنٹس کو نہیں بلایا گیا. یہ کوئی ٹی وی اینکرز کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی. یہ جتنے میڈیا آرگنائزیشنز کے مالکان ہیں، جیسے ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ٹی وی چینلز کے اندر، اخباروں میں، ان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے. ان کو وارن کیا گیا ہے کہ عمران خان کی خبر دینا بند کر دیں. اور یہ ایک ماڈل ہے جس کا میں پہلے بھی اپنے ویلاگس میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2007 کے بعد جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہا، ان کو پتہ چلا کہ اینکر کو، ایڈیٹر کو، کورسپونڈنٹ اور رپورٹر کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے. تو ہے بہت زیادہ. دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل بحث کرنی پڑتی ہے. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے بولنا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو چینل ہی 4 5 6 تھے، 30 ہیں، لیکن ان سب کے جو مالکان ہیں ان کو آپ تھریٹن کر دیں. اور ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے جس میں آپ ان کو اکنامک پریویلیجز دیں، ان کو لائسنس دلوائیں.
इनको बहुत से फायदे दें, ये जो बहुत और अनएथिकल किस्म की चीजें करते हैं मीडिया में उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें, और जब आपको जरूरत पड़ती है कि इनको शट अप कॉल देनी है एंकर्स को, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, रिपोर्टर्स को, तो आप इनको पकड़ लें गर्दन से और इनको कहें कि सबको चुप करवाएं, क्योंकि इन्होंने चेक काटना है, तनख्वाह करनी। तो ये एक इकोनॉमिक कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन मॉडल है जिसमें आप अपना इकोनॉमिक लेवरेज यूज करते हैं मालिकान के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये जो मीटिंग हुई है 3-4 दिन पहले, इसमें मालिकान को बुला के उनको धमकी लगा दी गई है। उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? उसका नेट रिजल्ट ये, चूंकि मालिकान बहुत कमजोर हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, उनका आर्गुमेंट किया है कि अगर हुकूमत हमें बंद कर देगी पैमरा के थ्रू किसी और तरह, और बड़े कोर्सर तरीके हैं, गाड़ियां छीन लें, मारें पीटे, लोगों को उठा लें, जैसे कि समी इब्राहिम को जो उठाया गया है उसके बारे में जो मेरी कम अज कम इतला ये है कि उसके बाद बोल के साथ नेगोशिएशन हुई है। ये कोई महज अमेरिकन एम्बेसी का प्रेशर नहीं है, बोल के साथ नेगोशिएशन हुई है, और बोल ने ये कमिट किया है कि हम अब अपने आप को बहुत ही एहतियात से डील करेंगे और कोई भी बात नहीं लिखेंगे। और यूं समी इब्राहिम जो है वो बाहर आए हैं, क्योंकि वो बेसिकली मैनेजमेंट भी रन करते थे बोल न्यूज की। तो यहाँ पर उसके बाद इफेक्ट हुआ क्या? इफेक्ट ये हुआ है कि अब अगर आप पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार सबको देखें, डॉन को देख लें, ट्रिब्यून को देख लें, नेशन को देख लें, और टेलीविजन चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं जैसे, उन सब में आपको इमरान खान की कोई खबर नजर नहीं आ रही। जब इमरान खान की खबर नजर नहीं आ रही, तो फिर पीटीआई की खबर भी कोई खास नजर नहीं आ रही। और अगर कोई खबर नजर आ रही है पीटीआई के हवाले से, इमरान खान की, पहले तो इमरान खान की कोई है ही नहीं, तो पीटीआई के हवाले से कोई खबर है तो वो वही है जहां ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, पीडीएम के मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उनके बारे में क्या कह रही है, अदालतें उनके बारे में क्या कह रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंट खबर आपको तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आती। उसका नेट इफेक्ट ये है कि अखबारात जो हैं और वेबसाइट्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम से ब्लैंड हो गए हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उसका तो लालच ये होता है कि उसके पास खबरें सेंसेशनल नित नई चीजें हों, उसी के ऊपर उसका जो आईबॉल्स हैं, ये रीडरशिप है, वो थ्राइव करती है, उसी के ऊपर उसका सारा रेवेन्यू मॉडल है। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा डरा दिया गया है, ऐसा हुक्म दे दिया गया है कि तमाम चीजें जो हैं वहां से टोटली तौर पे डिसअपियर जो है उनको कर दिया। अच्छा, इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त आपको ट्विटर के ऊपर भी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सियासी रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा के उनको रास्ते से हटा दिया गया है। बहुत से वर्कर्स भी गिरफ्तार हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। तो आपको पाकिस्तान के अंदर से जो लोग ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत थोड़े रह गए हैं। जो कमेंट कर रहे हैं वो बड़ी एहतियात से डर के कमेंट कर रहे हैं, बड़ा मिनिमम किस्म का कमेंट कर रहे हैं। आपको पहले की तरह एक आजादाना सोच या आजादाना कमेंट्री वहां पे नहीं मिल रही, एक खौफ की एटमॉस्फेयर है। देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ फियर एंड पैनिक जो आपको ट्विटर पे नजर आती है। आपको ट्विटर के ऊपर अगर कोई खुल के इस वक्त बोलता नजर आ रहा है, कोई लंबे लंबे नोट लिख रहा है, कोई क्वेश्चंस वहां पे रेज कर रहा है, तो ग्रेट मेजोरिटी ऑफ दोज पाकिस्तानीज आर सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान। वो बरतानिया में है, वो यूरोप के अंदर है, वो अमेरिका के अंदर है, वो कनाडा के अंदर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो न्यूजीलैंड में है। विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू अनदर चैलेंज। वो चैलेंज ये है कि चूंकि पाकिस्तान को तो फतह कर लिया गया, हर लेवल पे फतह कर लिया है, हुकूमतें गिरा दी गई हैं, अदालतों को जो एक खौफ में मुब्तला कर दिया, डिफेंसिव पे डाल दिया, खत्म कर दिया, अदालतों की हैसियत जो है वो खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट क्या एक छोटा सा कोई इज शैडो, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टर्न इनटू एन एक्सरे एंड शैडो व्हाट सुप्रीम कोर्ट वाज। जो सुप्रीम कोर्ट का रोब, दबदबा और खौफ होता था, जो इज्जत थी इन द अप्रैल ऑफ 2022, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ से ठा करके अपने आप को गोली मारी, अपने अपनी छुरा खुद अपनी, इन्होंने अपने आप गले में फंदा डाल के अपने आप को फांसी दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर रजा, ऑनरेबल उमर रजा बंदयाल, इजाजुल एहसन साहब ने, मोरी बख्तर, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से इन्होंने अपना गड़ा खुद खोदा, जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि गड़ा खोदो, पहले गड़ा खुदवाया जाता है क्रिमिनल फिक्शन की फिल्म में, उसके बाद उसमें दफना दिया जाता है। तो वो तो अदालतों का हशर हुआ, मीडिया का हशर आपके सामने है, सिविल सोसाइटी का हशर आपके सामने। आई एम वेरी सरप्राइज के ये जो जिब्रान नासिर साहब थे इनको क्यों उठाया और फिर एक दिन के बाद छोड़ भी दिया। मुझे कुछ ये अजीब सी बात लगती है। ना जिब्रान नासिर साहब की कोई ऐसी प्रोफाइल थी, ना कोई इतना सीरियस चैलेंज इनको कॉन्स्टिट्यूट करते थे, ना उनको उठाने से इनका कोई मकसद हल होता था। ये कोई टेस्ट बैलून था या कोई और किस्म की चीज यहाँ पे करने की कोशिश की गई। बहरहाल दैट्स अ डाइग्रेशन। द पॉइंट इज दिस कि पाकिस्तान को फतह कर लिया गया है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, गुज़िश्ता 14 महीनों के अंदर, 13-14 महीने में पाकिस्तान को 14 दफा फतह किया गया है। पाकिस्तान को बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया है। एंड दिस इज नॉट द पाकिस्तान जो आज से कई महीने पहले, इवन चंद हफ्ते पहले तक एग्जिस्ट करता था। इसका फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब तोपों के तमाम तर रुख और दाने जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ होंगे, ना सिर्फ मेरी तरह के ये बरतानिया में बैठे हुए व्लॉगर या कोई और, अगर कनाडा में जैसे हैदर मेहदी हैं या और जितने भी लोग हैं, अगर मेरे जहन से नाम उनका निकल भी जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जहां कहीं
कोई वीलॉगर्स हैं, और वीलॉगर्स को छोड़ें, जो लोग ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी के सिविक लीडर्स हैं, जो इस वक़्त बैठी हुई पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल रजीम है, क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स का जो रजीम है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सेनेटर्स के साथ मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन के साथ मिल रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, लेटरबाज़ी कर रहे हैं, लंबे-लंबे नोट लिख रहे हैं। इन सब को टारगेट किया जाएगा। ये सिर्फ पावर की एक्सरसाइज की, वो जो जबर है, जो रिप्रेशन है, उसकी एक्सरसाइज का ये एक नेचुरल एक्सटेंशन और कॉन्सिक्वेंस होगा। जब आपने वहां तमाम खामोशी कर दी है, पाकिस्तान को जब आपने कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर जहां कहीं से आवाजें आ रही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आए, बर्तानिया से आए, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका से आए या कनाडा से आए, आप जाहिर है उन आवाजों का ताकुब करेंगे और उन्हें सप्रेस करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, काउंटर अपने जो एक तरह के कह लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाएगा जो यहाँ पे दुहाई देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। जो पाकिस्तान के बारे में बात करता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है, और ये तो आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, ये तो लोग अमेरिका के और सेहूनी और इसराइल के और हिंदुस्तान के एजेंट है। बिकॉज इसराइल और हिंदुस्तान के बगैर तो आपको पता है कोई चीज जो है का चस्का, उसका तला जो है वो कंप्लीट होता नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो ये चीज है, इसमें फिर काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और पैराडाइम है, जिससे पाकिस्तान के लोग बड़े नाबल्द रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान के लोगों को जो डायस्पोरास हैं, उनको तो गुज़श्ता 25 30 40 बरस में एक्सप्लॉइट किया गया दो तीन चीज़ों के ऊपर। कि जब कश्मीर का कोई इशू था, वहां उनको इस्तेमाल कर लिया, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर के ऊपर सैंक्शंस लगने का खतरा था, वहां उनको इस्तेमाल कर लिया गया। मेरी जहां तक नाकस मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान को कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स को खतरा था, या पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स बंद हो रही थी, या पाकिस्तान के साथ कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो है उसकी ट्रांसफर का खतरा था। पाकिस्तान को जब भी सैंक्शंस का खतरा था, वो मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसका खतरा था, या बजटरी सपोर्ट जो मिलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है, उसका खतरा था, या मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री के जो फंड्स मिलते हैं उसका खतरा था। पाकिस्तान के अमेरिका, बरतानिया, जो भी यूरोपियन ममालिक हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मतलब टू द ग्रेट मेजोरिटी, एटलीस्ट कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसा मैयर है जो इस वक्त मेरे जहन में ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन प्रिडोमिनेंटली उनकी टारगेट उन तीन चार एरियाज में रही है। और पाकिस्तान की हुकूमतों ने, जो एलीट कंट्रोल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर खास करके पाकिस्तानी जो डायस्पोरास हैं उनको अपने नैरो कास्ट मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और एक पैराडाइम और नारा ये लगाया गया कि यार देखें, अगर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान में अगर लोगों को कत्ल भी हो रहा है, रेप भी हो रहे हैं, पीडोफीलिया भी हो रहा है, पाकिस्तान में अगर लोगों को उठा के मारा जा रहा है, जर्नलिस्ट सड़कों से भी गुम हो रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, एक एसपी पठान को उठा के अफगानिस्तान से उसकी लाश जो है वो बरामद कर दी गई है, अरशद शरीफ को कीनिया में मार भी दिया गया है, तो खुदारा इसके ऊपर देखिए आवाज ना उठाएं। क्योंकि जब इस पर आवाज उठेगी यहाँ अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां भी उनकी पार्लियामेंट ने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहां पे रेज किए हैं, जिसकी तरफ मैं आना भी चाहता हूँ, तो पाकिस्तान जो है वो बदनाम होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, हिंदुस्तान इसका फायदा उठाएगा। ये जो बचपना है, ये जो चाइल्डिशनेस कल्टीवेट की गई है पाकिस्तानी डायस्पोरा के माइंड्स में से, इस चाइल्डिशनेस से निकलना होगा। और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो क्रिमिनल्स एंड क्रूक्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको आपने एक्सपोज करना होगा। आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे तो वो अगर अपने आप को इसी तरह से एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर मार्केट करते रहे, सेल करते रहे, कि वो अपने आप को हुकूमत कहते रहे, जो कि दर हकीकत अब वो है नहीं है, तो वो बहुत जल्दी पाकिस्तानी डायस्पोरा की लीडरशिप जो है उसको टारगेट करना शुरू करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना चाहिए, सबको, डायस्पोरास को, कि क्या आपके जहन में पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो चंद बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्डिंग, प्रेसिडेंसी की बिल्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग, क्या ये उन बिल्डिंग्स का मजमुआ है पाकिस्तान? या पाकिस्तान जो है वो चौराहों पे खड़े हुए जो बास टैंक या पुराने त्यारे हैं उनका नाम है? ये जीएचक्यू का नाम है? ये डीएचएस का नाम है? या पाकिस्तान जो है वो एक वाइब्रेंट 240 मिलियन 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक नेशन स्टेट है, जहां लोगों को तरक्की करनी है, उनको आगे बढ़ने के लिए साफ पानी चाहिए, उनको दूध चाहिए, उनको गजा चाहिए, उनको बेहतर एजुकेशन चाहिए, उनको साफ आबो हवा चाहिए, उनको रूल ऑफ लॉ चाहिए, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उनको अदालतें चाहिए। अगर पाकिस्तान बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का नाम है, तो फिर आपको पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जो क्रिमिनल टोला है, जो अपने आप को हुकूमत कह रहा है, उसको एक्सपोज करते हुए, उस पर नुक्ताचीनी करते हुए, उसकी तमाम जो हकीकत है उसको खोल के सामने लाने में आपको कोई खौफ और कोई झिझक और कोई हेजिटेशन जो है आपको नहीं होनी चाहिए।
اس کانٹیکس میں جب میں نے دیکھا کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے ایک سینیٹر جو ہیں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے آسٹریلیا کی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، جان ایڈمز غالباً ان کا نام ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میرا جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا ہے وہ اس کے جواب دے گا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ پاکستان میں جس قسم کی پولیٹیکل چینج آئی ہے اس کے بارے میں ایک سینیٹر نے سوال اٹھایا کہ ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں جس طرح سے اپوزیشن پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، امپورٹنٹ لیڈرز پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، انکلوڈنگ دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان، جس طرح سے لوگوں کے سوک رائٹ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو میڈیا کو ہوا ہے، اس پہ آسٹریلین گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے. تو اس پہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایمبیسڈر، اور یہ وہ پریشر ہے جو آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بیسکلی پاکستانی ڈائسپورا جو کمیونٹی ہے ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ورنہ آسٹریلیا کے سینیٹر کو کوئی آمد نہیں ہوئی کہ اس کو خیال آ گیا ہو. تو یہ پاکستانی کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے یہ سوال وہاں پہ اٹھا ہے. یہ کوئی امریکی صہیونی ہندوستانی سازش نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کی، کیونکہ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ چیز اتنی زیادہ ڈالی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں اسلام کا قلعہ ہے، خدا نخواستہ مطلب اسلام کا قلعہ ایسا ہو، یہ تو بےزتی ہے اسلام کی، لیکن کوئی ایسا قلعہ ہے جس کے پیچھے اسرائیلی بھی پڑے ہوئے ہیں، ہندوستانیوں کے ساتھ تو چلے ہمارا ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے، امریکہ بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، ساری دنیا ہمیں تباہ کرنے میں پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ایکچوئل کریٹیکل کوسچنز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اٹ از بیکاز آف دی پرسویشن آف دی پاکستانی کمیونٹی کے سوال وہاں پہ اٹھا ہے. اور جب انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ایمبیسڈر نے بھی ملاقات کی، ہائی کمشنر نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، تو در حقیقت اٹ از انڈر دی پریشر آف دی پارلیمنٹ کہ آسٹریلین گورنمنٹ یہ چیزیں کرنے پہ مجبور ہوئی ہے. لیکن وہ جو سینیٹر تھے اس پہ رکے نہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہے کہ یہ جو کی انڈیویجولز ریسپانسبل ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کے لیے اور ان کرائمز کے لیے، ان کو سینکشن کرنے کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے کوشچن کو انہوں نے ڈاج کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے آسٹریلیا کے وہ خاصے سہم گئے، خاصے خوفزدہ تھے. اور اسی طرح سے بہت سے لوگ پاکستانی ڈائسپورس کے وہ بھی سہم جائیں گے، وہ بھی ڈر جائیں گے. لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کے سینکشنز کی بات نہیں ہو رہی. جو کرمنلز ہیں، جو کروکس ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے، جو ریسپانسبل ہیں ارشد شریف کے قتل کے لیے، جو ریسپانسبل ہیں عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹمپٹ کے لیے، جو ریسپانسبل ہیں 9 مئی کے ڈرامے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرامہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے ایکسپوز ہوگا. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈرامے کا انالیسس کریں اور اسے ایکسپوز کریں. ان لوگوں کے اوپر اگر ایک ماحول بنتا ہے، ایک کیمپین چلتی ہے کہ ان کو سینکشن ہونا چاہیے، یہ پاکستان ان کے اثاثے ضبط ہو سکتے ہیں، یہ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے، بیکاز ان سب کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے گلستان کو آگ لگا کے انہوں نے مائگریٹ کر جانا ہے امریکہ میں، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، ایسٹ یورپ کے اندر اپنے لیے کوئی آئیلینڈ ڈھونڈا ہوا ہوگا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. ان کی بھی یہی خواہش ہے. یہ وہاں صرف آگ لگا رہے ہیں، یہ وہاں کھیل رہے ہیں گندا اپنا، ان کو وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں. تو اگر یہ سینکشنز کی کوئی کہانی چل پڑتی ہے، اس کی کیمپین چلتی ہے، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو آپ اپنے مائنڈ میں ایک میچور طریقے سے اس کو آپ ایگزامن. اب میں آپ سے ایک اور اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. میں آج روک روک کے یہ کر رہا ہوں بار بار. میں آپ سے ایک اور اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں، اور یہ اسکرین شیئرنگ اکانومسٹ کی اسٹوری ہے جو 2-3 دن پہلے آئی. آپ میں سے بہت سے لوگ اس اسٹوری کو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن میں نے اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے جو اکانومسٹ سے ہوگی ایکچولی غلطی، لیکن وہ غلطی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کو آپ فرویڈین سلپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیٹ می شیئر دا اسکرین تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں کیا بات جو ہے یہاں پہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اکانومسٹ کی جو ہے اسٹوری ہے. اور دی اکانومسٹ، عمران خان loses his battle with Pakistan's army. ادھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے: ایشیا a military defeat. Asia a military defeat. The generals have gone to war with country's most popular portion. اچھا، اب اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا کہ this is the economist کا ٹائٹل ہی یہ ہے military defeat، لیکن اس کے نیچے کچھ اور لکھا ہوا ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا، اس کے یہ لاگ ان کرنا پڑے گا مجھے، اور یہ ابھی لاگ ان نہیں ہے تو یہ لاگ ان میں نہیں کر سکوں گا. اس کے نیچے بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے پرنٹ سیکشن میں چھپی ہے ملٹری وکٹری کے نام سے. اصل میں اس سٹوری کا نام ملٹری ڈیفیٹ نہیں ہے. اصل میں یہ جو سٹوری چھپی ہے اکانومسٹ کے پرنٹ ایڈیشن میں، اس کا ٹائٹل، یہ سب ٹائٹل چھوٹا والا، ملٹری ڈیفیٹ نہیں ہے، ملٹری وکٹری ہے. ملٹریز وکٹری اس کا ٹائٹل ہے. لیکن یہاں جو فرویڈین سلپ ہو گئی ہے اکانومسٹ کے ایڈیٹوریل ٹیم سے، انہوں نے ایشیا ملٹری ڈیفیٹ اس کو لکھ دیا، اور اس کی ایک بڑی خاص قسم کی سگنیفیکینس ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، بظاہر پرائما فسائی آن دا فیس آف اٹ تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو ایک بار پھر چوتھی، پانچویں، آٹھویں دفعہ فتح کر لیا ہے، اور تھنگس ول بی ہنکی ڈوری. لیکن یہ جو فرویڈین سلپ ہوئی ہے اکانومسٹ کی، جو اصل میں اس کا انالیسس کریں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا لیا، چونکہ وہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر پا رہے، وہ کمپرومائز نہیں کر پائے. آپ نے حماد اظہر کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی، کہہ رہے کہ ہمیں اس طاقت پر جو اصل حلقے ہیں انہی کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنی ہے. ہمیں ان کے سامنے یہ جو ان کے جو کٹھ پتلی ہیں، یہ ان کے جو بیسکلی
नुमाइंदे हैं यानी पीडीएम पीएमएलएन, इनके साथ हमें डील नहीं करनी। लेकिन मैंने कई व्लॉग्स में कहा था कि सिचुएशन इस किस्म की है कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान में नेगोशिएशन और डील होनी चाहिए। वो डील नहीं हो सकी और इस्टेब्लिशमेंट ने एक दूसरी राह जो है एग्रेशन की इख्तियार कर ली। लेकिन ये जो राह एग्रेशन की इख्तियार की है, ये जाती कहीं नहीं है। ये सही है कि इस वक्त लोग डरे हुए हैं, खौफ है, सहमे हुए हैं, सप्रेस हो गए हैं, लेकिन कितनी देर तक? 1 हफ्ता और, 2 हफ्ते और, 3 हफ्ते और, 4 हफ्ते और, आगे का विजन है क्या? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, कहीं जहांगीर खान तरीन, कहीं बिलावल, कहीं बहुत से और लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास ना तो कोई पाइपलाइन में विजन है, ना कोई ऐसा लीडर है कि वो ऐसा विजन इंप्लीमेंट करे जिससे एतमाद की फजा बहाल हो। हर डिस्ट्रक्शन के बाद आपको, जिसको क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, आपको एक नया ढांचा भी खड़ा करना पड़ता है। आपने सिर्फ ढांचे को डिस्ट्रॉय नहीं करना होता। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने ढांचा डिस्ट्रॉय तो करके दिखा दिया है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना ही बड़ा आसान होता है। अगर आपने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को गिराना है तो शायद 2 बम मार के, या कोई भी घर आपने गिराना है, वो गिर सकती है बड़ी बिल्डिंग। लेकिन अगर आपने उसको बनाना है उस आर्किटेक्चरल डिजाइन को, तो आप सोचें कि आपको उसके ऊपर कितना ज्यादा एक नक्शा बनाना है, प्लान बनाना है, विजन होगा, कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल बिल्डिंग तो बनाना फिर आसान है, सियासी ढांचे की भी आपको जाहिर है एक कैलकुलेशन करनी है, उसका एक विजन है। तो विजन कोई नहीं है, लीडर भी कोई नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और यूं इस्टेब्लिशमेंट जहां बाकी सब फंसे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अपने एक्शन के अंदर फंसी हुई है। और जो इतनी ज्यादा डेस्परेशन है, ये 9 मई जो इनको स्टेज करना पड़ा, उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर वही चीज जो मैंने लेजिटिमेसी की कही है कि भाई ये हुकूमत क्या चीज है, क्या ये कोई लेजिटिमेट हुकूमत है या अब लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। इनको खुद इस चीज का एहसास है। अगर तो जनरल बाजवा ने मार्शल लगा दिया होता फरवरी मार्च के अंदर कहीं, तो इनकी चीजें आसान होती हैं, नेगोशिएट कर सकते। लेकिन चूंकि मार्शल पहले लगाया भी नहीं है, इस स्टेज के ऊपर एक क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी है। और जो इनके एक्सटर्नल मेंटोर्स या पैटर्न्स हैं, वो इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इलेक्शन करवाना है। इसलिए इनको भी ज्यादा वक्त नहीं है, इनको जल्दी जल्दी आने वाले चंद हफ्तों के अंदर एक नया ढांचा तश्कील करना है, और इसकी इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बहरहाल दैट इज द एनालिसिस सो फॉर। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं।